हेलो फ्रेंड। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एनसीईआरटी बुक जो है बहुत अच्छी तरह से टॉपिक वाइज अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और उसको अगर ढंग से तरीके से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड को अगर समझ लिया जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो या अदर्स कोई भी एग्ज़ाम हो, तो 10th लेवल तक का बेस को लेकर जो टॉपिक पर डिस्कशंस है वो सफिशिएंट है अगर उसको ढंग से हम लोग समझ के रखें। तो मेरा एफर्ट यही है कि आपके एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उसको ठीक से समझा दिया जाए, सो दैट कि आपका जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा, साइंस हो मैथ्स हो, तो फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारा चीज़ होता है, रटते हैं लोग, रटने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ को समझ के बैठिए, ठीक है, फॉर एवर लाइफ में काम आएगा। तो स्टार्ट करने के पहले आप चैप्टर 2 जो है 10th का साइंस का, उसको एक दफ़ा पढ़िए ठीक से, और उसके बाद मेरे वीडियो को देखिए, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो उसमें जो है बहुत बेसिक बात जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड जो होता है वो सावर होता है, बेस बीटर टेस्ट होता है, तो ये सारी बातें हम लोग जान रहे हैं, फेमिलियर भी है। अब है कि बिना टेस्ट किए हुए हम एसिड बेस को कैसे पहचानें। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप जान रहे हैं कि एक नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होता है, जो कि आपका लीचेन थोरोफाइथिया प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये कलर चेंज करके एसिड बेस के बारे में जानकारी देता है। तो लिटमस लीचेन प्लांट का एक प्रजाति है थैलोफाइटा, इससे ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। उसी तरह आपका और भी नेचुरल इंडिकेटर जैसे हल्दी है, टर्मरिक है, ये सारा भी नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे ही एसिड और बेस का इन्वायरमेंट इसको मिलता है, ये कलर चेंज कर लेता है, और कलर चेंज करके आपको एक तरह से इंडिकेट के रूप में कर देता है कि ये एसिड है तो सावर है, जो हम लोग जान रहे हैं सावर और बेस बीटर। तो एक्चुअली यहाँ पर लिटमस क्या है कि अगर ब्लू लिटमस है तो उसको जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देता है अगर एसिड है तो, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा यदि वो बेस है तो। उसी तरह का नेचुरल रिसोर्सेस में कुछ और भी हैं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि कैबेज लीव्स है, ठीक है, पीले टॉप का कुछ फूलों का कुछ है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे, अपना एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब हमारा कपड़े में कभी कड़ी वगैरह का कोई दाग वगैरह लग जाता है तो हम उसको धोते हैं, तो उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन के रूप में हो जाता है, रेडिश ब्राउन के रूप में हो जाता है। और उसको काफ़ी रिंच करते हैं वाटर से, तो फिर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में फिर वो फेंट होकर गायब हो जाता है। तो इस तरह हम दाग को हटा लेते हैं। तो किससे हटाते हैं? सोप से, ठीक है। सोप और टर्मरिक का रिएक्शंस होने से वो कलर चेंज हुआ रेडिश ब्राउन,
अब सोप का नेचर होता है बेसिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मरिक जो है वो बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो रेडिश ब्राउन कलर चेंज करेगा, ठीक है। और एक तरह से हमको ये बताया कि टर्मरिक जब भी बेसिक इन्वायरमेंट में रहेगा वो कलर चेंज कर देगा। नेचुरल रिसोर्सेस इंडिकेटर जो है हमारा, कुछ हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज नाम सुने होंगे, जिसका कि फार्मूला C14H14N3Na सोडियम O3S, उसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो आपके इस लेवल में तो अभी ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ हायर क्लासेस में आपको ज़रूरत पड़ेगा। फ़िलहाल फेमिलियर हो लीजिए, ठीक है। और एक है फिनोल्फ्थलीन, जिसका कि C20H14O4 है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो ये दोनों जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि हम लोग ने लैब में इसको डेवलप किया है, और इसको जब भी एसिड बेस के इन्वायरमेंट में लाते हैं तो ये कलर चेंज करके हमको एसिड बेस से रिलेटेड हमको अलर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है मिथाइल ऑरेंज वगैरह से रिलेटेड, अब हमारे पास जो आपके बुक में एक एक्टिविटी पर डिस्कस किया हुआ है कि आप बहुत सारे सैंपल को लीजिए और उसका जो है इंडिकेटर के हेल्प से कलर जो चेंज होता है उसको नोट किया जाए, उससे हमको क्या मिलेगा। तो आपका एक्टिविटी में दिया है कि एक ग्लास वॉच लीजिए, ग्लास वॉच, उसमें फ्यू ड्रॉप जो आप सब्सटेंसेस ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। अब इन सब को लीजिए और उसमें लिटिल जो है इंडिकेटर आप डाल के उसका कलर को आप चेक कीजिए। तो ये तो लेबोरेटरी का एक्टिविटी से रिलेटेड है फ़िलहाल, मगर फिर आप फेमिलियर हो लीजिएगा इससे कि आप देखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो रेड लिटमस में कोई इफेक्ट नहीं डाला, बट ब्लू लिटमस को क्या किया कि रेड कर दिया। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड वो भी रेड कर दिया, नाइट्रिक एसिड भी रेड कर दिया, एसिटिक एसिड भी रेड कर दिया। तो इससे हमको ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि लिटमस जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, मगर रेड को कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। वहीं पर फिनोल्फ्थलीन को हम देख रहे हैं कि फिनोल्फ्थलीन में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, उसमें फिनोल्फ्थलीन में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। मगर वहीं पर मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट कर रहे हैं तो रेड हो जा रहा है, वो रेड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मिला कि हमारा एसिड में, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है और मिथाइल ऑरेंज को भी रेड करता है। हालांकि इसका कलर थोड़ा सा ठीक से लेबोरेटरी में देखने से सही ऑब्जर्वेशन आपका मिलेगा, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर कुछ करके दिखला रहे हैं सो दैट कि आप ठीक से समझ सकें। मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो ऑरेंज होता है, मगर वो एसिड के एनवायरनमेंट में आकर थोड़ा रेडिश हो जाता है, ठीक है। वहीं पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम
वॉच ग्लास पर टेस्ट किए, ठीक है, ड्रॉप डालकर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा रेड लिटमस को ये ब्लू कर दे रहा है, ये सारा रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, ब्लू को कुछ भी नहीं कर रहा है। फिनोल्फ्थलीन को जो है वो आपका पिंक कर दे रहा है, फिनोल्फ्थलीन को पिंक कर दे रहा है, और मिथाइल ऑरेंज को वो येलो कर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने अब टेस्ट से रिलेटेड जो देखा कि एसिड जो है वो आपका सावर टेस्ट होता है, बट हम बिना टेस्ट किए हुए इंडिकेटर की हेल्प से जब कलर चेंज करके हम लोग देखा तो ये एसिडिक नेचर का है आपका, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक नेचर में है। आगे चल के इसको और हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे कि आपका जो फिनोल्फ्थलीन है ये आपका वाइट कलर का सॉल्ट के रूप में मिलेगा, और इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है अल्कोहल में डिजोल्व करके, अल्कोहल में डिजोल्व किया जाता है। वहीं पर मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका वाटर में, ये आपका ऑरेंज कलर का रहेगा, और वाटर डिस्टिल वाटर में इसको डिजोल्व किया जाता है, और आपका लेबोरेटरी में बेंच पे जो है इसको सैंपल के रूप में, इंडिकेटर के रूप में इसको रख दिया जाता है, ठीक है। जो कि इसको टेस्ट करने में हमारा, क्योंकि इंडिकेटर बिल्कुल जस्ट एक ड्रॉप के रूप में काम में लाया जाता है, ज़्यादा डाला नहीं जाता है सफिशिएंटली। इसके पीछे भी कारण है कि एक ड्रॉप ही हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट सैंपल होता है उसका वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो, इसलिए इंडिकेटर बहुत लिटिल हम डालते हैं, जस्ट वो सफिशिएंट है, इन्वायरमेंट में वो कलर चेंज करके अपना दिखला देगा। इसलिए कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एबंडेंट हम डाल दिए, जस्ट एक ड्रॉप डाल दिए। तो फिनोल्फ्थलीन को पहले हम लोग ने अल्कोहल में डिजोल्व किया, क्योंकि अगर इसको वाटर में डिजोल्व आप करेंगे तो ये डिजोल्व होता नहीं है। तो इसको सबसे पहले जो है हमको अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं, और अल्कोहल का नेचर हमारा पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि अल्कोहल का क्या है कि फिर वो वाटर में किसी भी वॉल्यूम तक डाइल्यूशन किया जा सकता है। तो अल्कोहल को फिर उसमें वाटर ऐड किया जा सकता है, मगर अगर फिनोल्फ्थलीन को डायरेक्टली अगर वाटर में डिजोल्व करना चाहे तो वो डिजोल्व होता नहीं है, ठीक है। तो इसको इसलिए क्योंकि थोड़ा ये ऑर्गेनिक के फॉर्म में है, इसलिए इसको हमको नॉन पोलर इन्वायरमेंट देना पड़ता है। जैसे अल्कोहल नॉन पोलर है, नॉन पोलर वगैरह पर हम किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अभी फ़िलहाल समझिए कि वाटर पोलर होता है जिसमें कि फिनोल्फ्थलीन डिजोल्व नहीं होता है, बट आपका अल्कोहल नॉन पोलर है जिसमें कि वो डिजोल्व हो जाता है। तो पहले हम डिजोल्व कर देंगे, फिर उसमें वाटर मिलाकर इंडिकेटर के रूप में इस तरह का एक बॉटल में रख लेते हैं, और इसका भी ड्रॉप बाय ड्रॉप हम अपने टेस्ट में यूज करते हैं। तो एसिड बेस पर अभी हम लोग जो जाने हैं कि एक तो टेस्ट के मामले में सावर और बीटर आया, फिर कलर के रूप में देखें तो लिटमस को, फिनोल्फ्थलीन को, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को, इन सबों का क्या किया कि इन सबों का कलर चेंज किया। तो दो बातें आया मेरे पास, एक तो टेस्ट से रिलेटेड, दूसरा कलर चेंज से रिलेटेड। अब तीसरा बात एक आता है कि गन से रिलेटेड। तो उसमें भी आपका एक बुक में एक्टिविटी दिया है कि आप ऑनियन वगैरह ये सब को क्या करें कि काट लें, एक पॉलीथीन में उसको डाल दें, और कुछ कपड़े का स्ट्रिप उसमें हम डाल देते हैं, और उसको
फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, फिर जो है अब देखेंगे कि कॉटन का जो कपड़े का जो स्ट्रिप है उसमें कुछ प्याज का गंध आ गया है। ठीक है, तो जब हम उसको एसिड से वॉश करना चाहते हैं तो देखेंगे कि उसका गंध जो है नहीं जा रहा है, और वहीं बेस से हम वॉश कर देंगे तो फिर देखेंगे कि हमारा गंध चला गया। तो यहाँ पर एक तरह से जो गंध है, ऑर्डर है, वो भी एक इंडिकेटर के रूप में हमारा काम कर रहा है। ठीक है, एसिड बेस के इन्वायरमेंट में। तो इस तरह का जो इंडिकेटर के रूप में हमारा यहाँ पर देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो यहाँ पर वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया, ये सारा जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में है। अगर आपके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, प्याज है, उससे भी आप एसिड बेस का आप टेस्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी के हेल्प से। तो इस तरह का हमारे पास बहुत सारा चीज़ मिला जिससे कि हम एसिड बेस को हम टेस्ट कर सकते हैं। अब आइए कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब एसिड बेस जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इस पर हम लोग कुछ डिस्कशंस करेंगे। तो डिस्कशंस करने में एक एक्टिविटी जो है कुछ ऐसा है कि हम एक इस तरह का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह समझिए, या इस तरह का रिएक्शन के रूप में पॉट के रूप में ले लिए, और उसमें जो है कुछ जिंक का ग्रेनुल्स डाल देते हैं। ठीक है, और फिर इसमें डाइल्यूट H2SO4 या कोई एसिड इसमें डालें, और इस तरह से डिलीवरी ट्यूब से हम कनेक्ट कर दिए, डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इसको हम क्या किया कि एक ऐसा वाटर बाथ में रख दिए जिसमें कि वो पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ। तो आप देखेंगे कि कुछ बबल्स निकल रहे हैं, कुछ बबल्स निकल रहे हैं, और इस बबल के सामने में अगर हम कोई मैच स्टिक वगैरह या कैंडल वगैरह लेके आते हैं तो एक पप आवाज़ के साथ वो जल जाता है। ठीक है, तो सारे जितने भी एसिड्स हैं उसको हमने इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करने किया और देखा कि क्या मेटल के साथ एक जैसा ही सबका नेचर है क्या। तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शंस है उसमें सॉल्ट बना रहा है, जिंक सल्फेट, और कुछ गैस बबलिंग के रूप में आ रहा है, जो कि यहाँ पर पप साउंड से जो आपको मिला वो इंडिकेट करता है कि वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब भी जलेगा तो इस साउंड के साथ ही जलता है। ठीक है, तो एक हमको जनरल फार्मूला के रूप में मिलता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये चीज़ जो है एसिड के साथ तो हमको एक जनरल फार्मूला के रूप में मिल गया कि जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। अब उसको हम बेस के साथ टेस्ट करते हैं, तो बेस के साथ देखते हैं तो सारे बेस जो है वो NOH के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ करते हैं। अब जैसे कि जिंक हो गया, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंकेट बना लेता है, सोडियम जिंकेट, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इसको मान लीजिए कि ये कुछ स्पेशल केस के रूप में हो गया। उसी तरह अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के प्रेजेंस में ये आपका एल्युमिनेट देता है।
जैसे जिंकेट दिया, ये सोडियम एल्यूमिनेट दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक है, बेरिलियम है, वो भी इसी तरह का रिएक्शन किया और आपका हाइड्रोजन गैस दिया। वहीं पर मैग्नीशियम को, कॉपर को अगर हम चेक करते हैं तो वो लोग जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, तो ये एक्सेप्शंस के रूप में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एसिड तो कंफर्म कर रहा है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा, मगर कुछ बेसेस हैं वो भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमको एक कन्फ्यूजन से रिलेटेड ये हो रहा है कि दोनों हाइड्रोजन देते हैं तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि हमको और भी बहुत सारा टेस्ट को फिर चेक करना होगा और एक जनरल इन्फ्रेंस पर हमको जाना होगा। तो इसी तरह का जो सेटअप था हमारा एसिड के लिए, उसी तरह का सेटअप हम बेस के लिए भी डाल के चेक करते हैं और वहाँ भी हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड आपका मिला था, जो कि पॉप साउंड से मिला था। ठीक है, वहीं पर टीन को देखिए तो वो एक्सेस NOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम एस्टेनाइट और सोडियम एस्टेनेट बनाता है। तो ये सब कुछ रिएक्शंस हैं, एक्सेप्शनल रिएक्शंस के रूप में हैं। इनको आप एक्सरसाइज करके थोड़ा समझ सकते हैं कि ये सॉल्ट के रूप में जो है आपका बनाया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट। एसिड और बेस के साथ इसका रिएक्शन को रूप में हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट दिया, वाटर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है, तो एक्टिविटी एक हम लोग लिए, इसमें क्या किए कि एक हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में इस तरह का हम सेटअप डालें जो कि बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब निकाल कर, ठीक है, और इसमें हम लोग ने लिया लाइम वाटर ले लिए और जो भी गैस हमारा इवॉल्व हुआ उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन से जो हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसके कंफर्मेशन के लिए हमने उसको लाइम वाटर में पास किया। तो जैसे ही लाइम वाटर में हम पास करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो फिर जो है वो क्या करता है कि लाइम वाटर को बिल्कुल मिल्की कर देता है। ठीक है, मिल्की कर देगा तो यहाँ पर हमारा उसी तरह आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये दोनों जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग ने लाइम वाटर में पास किया, लाइम वाटर का फार्मूला आपका ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस के रूप में आपका यहाँ पर दिखा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करने पर ये बनाता है एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में है, जो कि आपका वाटर में बिल्कुल एपियर के रूप में होता है और जिसके चलते हमारा वो कलर मिल्की के रूप में दिखता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा लाइम वाटर के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है, जिसके चलते वो पूरा सॉल्यूशन आपको मिल्की के रूप में, वाइट के रूप में दिखता है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेशन टेस्ट से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पर मेन बात ये है
कि जब भी हमारा मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो जब भी रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो रिएक्शन को 1-2 बार आप लिखकर समझ सकते हैं एक्टिविटी में। अब ये जो हमारा मिल्की वाटर बना, अब उसमें अगर एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो डिसअपीयर भी हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है। डिसअपीयर होने के पीछे क्या कारण क्या है कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है, जो कि वाटर में सोलुबल होता है, वाटर में सोलुबल हो गया। इसके चलते वो डिसअपीयर हो गया, जो मिल्कीनेस पहले था वो डिसअपीयर हो गया। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत सारा फॉर्म के रूप में आपको मिलेगा। लाइम स्टोन जो हम लोग देखते हैं, चौक वगैरह देख रहे हैं, मार्बल वगैरह देख रहे हैं, ये सारा क्या है, एक्चुअली ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid to give corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमको यहाँ पर एक जनरल फार्मूला के रूप में मिल गया। पीछे हम लोग देखें कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वहीं पर मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। तो ये एक जनरल फार्मूला के रूप में बन गया। अब ये जनरल फार्मूला जो हो गया वो कंसेप्ट के रूप में आपका हो गया कि भाई इसको हम इसी तरह से लेके चलेंगे। घरों में कई बार हम लोग देखे हैं कि किसी को एसिडिटी, ओवर ईटिंग वगैरह करने से, कई पार्टी वगैरह में गए हैं, कुछ इस तरह का हो गया, जलन हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम लोग तुरंत उसको रेमेडी के रूप में कुछ देना चाहते हैं। लेमन जूस दे दिए या फिर आपका बेकिंग सोडा वगैरह से रिलेटेड कुछ इस तरह का चीज़ हम लोग घर में हमारे पास जो अवेलेबल है देना चाहते हैं, सो दैट कि इसको रिलीफ मिले। ठीक है। तो एक्चुअली इसके पीछे का मेन कंसेप्ट क्या है, तो हमारा यहाँ पर है कि हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है। अगर हमारा एसिडिटी फॉर्म हुआ है तो उसको कौन सा ऐसा चीज़ है कि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। आइए, एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में हालांकि आपका बुक में सिंपल सा एक एक्टिविटी से रिलेटेड दिया हुआ था, थोड़ा सा इसको और हम लेबोरेटरी व्यू में लेकर आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह का सेटअप जो होता है इसको हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, ब्यूरेट बोलते हैं। ब्यूरेट ग्रेजुएटेड होता है, इसमें मार्किंग होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग डाइल्यूट एसिड वगैरह का सॉल्यूशन ले लिए, डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन ले लिए हैं। ठीक है। और ये जो सेटअप है इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। अब इसमें हमने डाइल्यूट NaOH ले लिए और लिटिल जो है इसमें फिनोल्फ्थालीन का एक ड्रॉप डाल दिए। तो कर क्या रहे हैं कि इस यहाँ पर जो वाल्व है ब्यूरेट का उससे चार्जिंग कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इस कोनिकल फ्लास्क को स्टायर कर रहे हैं, हिला रहे हैं, और फिर इसका कलर को देख रहे हैं। तो आपको पहले हम लोगों ने देखा कि जब फिनोल्फ्थालीन को आप NaOH जो बेस में डालेंगे तो एक कलर हो गया है पिंक। ठीक है, पिंक हो गया है। अब हम एसिड इसमें चार्जिंग करते जा रहे हैं, तो एसिड चार्जिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये कलर ही डिसअपीयर हो गया। ठीक है। तो जस्ट जो डिसअपीयर हुआ, तो मान के चलिए कि जितना क्वांटिटी या स्ट्रेंथ आपका यहाँ पर
बेस का था उतना ही को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना क्वांटिटी एसिड हमको ज़रूरत था इस स्ट्रेंथ का। एक्चुअली होता है क्या कि आपका जो एसिड है, अब जैसे कि एसिड है और NOH है, तो इसमें दो बात आता है। एक तो इसका स्ट्रेंथ हो गया, जिसको कि नॉर्मलिटी से रिलेटेड भी हम लोग बात करते हैं, उसी तरह इसका भी स्ट्रेंथ हो गया जो नॉर्मलिटी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। और प्लस है क्या कि वॉल्यूम क्या है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 कंज्यूम हुआ, इसका वॉल्यूम V2 कंज्यूम हुआ, तो इस तरह से N1 V1 इक्वल टू N2 V2 से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि एसिड है हमारा, तो हमको बेस कितना लेना होगा, कितना वॉल्यूम लेना होगा, कितना स्ट्रेंथ का लेना होगा। तो लेबोरेटरी में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से चेक करके पता कर लेते हैं कि किस स्ट्रेंथ का हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो किस स्ट्रेंथ का हमको HCl या कितना वॉल्यूम हमको देना होगा सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो न्यूट्रलाइज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि न्यूट्रलाइज हो रहा है इसका मतलब हो रहा है कि आपका ना तो अब वो आपका एसिड रहा और ना ही वो बेस रहा। तो हो क्या गया, तो आप आइए एक्टिविटी आप समझ लिए। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एसिड एंड वाइस वर्सा। अगर एसिडिक है तो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस है तो एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हो क्या रहा है, रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट किए और कोई इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उस सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो मेन रूप से आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में है क्या जनरल फार्मूला कि बेस प्लस एसिड जो है ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो द रिएक्शन बिटवीन an acid and a base is give a salt and water is known as the neutralization reactions। तो न्यूट्रलाइज का मतलब ही होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल मतलब जीरो पर आ गया, और जीरो पर आने का मतलब हो गया कि ना तो वो अब एसिड रहा ना ही बेस रहा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम अपने जनरल लाइफ में भी बहुत सारा इसका यूज करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि एसिड बेस से रिलेटेड उसको हम लोग कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, चख के टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके टेस्ट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज करके देख सकते हैं, उसका ऑर्डर चेंज होने से पता चलता है। कुछ गैसेस निकलते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके तो पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है, ठीक है। उसी तरह अगर मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है तो उसको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है उसको अगर मिल्की कर दे रहा है तो भी हमारा पता चलता है कि एसिड है या बेस है। और फिर न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड और जितना भी ये सारा एसिड बेस से रिलेटेड हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया, ये सारा को लाइफ में हम लोग अपना जनरल एप्लीकेशन में भी लेते हैं। तो कंसेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो फिर ये चैप्टर को समझना आसान होगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि हमारा आपका जितना भी वीडियो है टाइमली आपको मिला करे। मैं हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक पर आपको वीडियो देता रहूँगा सो दैट कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड या एकेडमिक एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। मेरा यही है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी रटिए मत, चीज़ को समझते चलिए, ठीक है। NCERT बुक काफ़ी अच्छा है जिसमें कि आपका कंसेप्ट से रिलेटेड सारी बातें दिया हुआ है, सिर्फ उसको आपको ठीक से समझना है। और मेरा कोशिश है कि आपको इसको समझा दें
तरीके से। फिर भी आपको एक काम करना होगा कि पहले बुक को पढ़िए, मेरे वीडियो को देखिए, फिर बुक को पढ़िए और इस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर करते हुए चले जाइए टॉपिक वाइज। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।